हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आए एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसलिए हमारे जो जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह के बारे में सही वाक्य नहीं है। तो पहले हम लोग विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विराम चिन्ह का मतलब होता है कि रुकना या ठहरना। जब हम किसी वाक्य को बोलते या लिखते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं, जिससे हमारे वाक्य में जो है वो वाक्य की जो भाषा होती है वो स्पष्ट हो जाती है, हमारा वाक्य अर्थपूर्ण हो जाता है, भावपूर्ण हो जाता है। इसीलिए वाक्य जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं। और अगर हम लोग वाक्य में जो विराम चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग ना करें तो उससे क्या होगा, वाक्य का जो भाव होगा वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब हमारा एग्जाम्पल है, रोको मत जाने दो। मान लीजिए कोई जा रहा है तो उसे कह रहा है कोई व्यक्ति कि रोको मत जाने दो, तो जाने दो। अब यहीं आप जब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, देखिए तुरंत अर्थ बदल जाएगा। रोको मत जाने दो। ठीक, अब यहाँ हमारा विराम चिन्ह लग गया, इसमें नहीं लगा है वही सब वाक्य जो हमारा है वही, कुछ अंतर नहीं है, केवल हम विराम चिन्ह का प्रयोग किए हैं इसमें और ऊपर वाले में नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति जा रहा है उसे जाने दो, रोको नहीं। और इसका मतलब यह हुआ कि रोक लो, उसे मत जाने दो, मतलब रोको। अब यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग किए तो कुछ समय के लिए रुकेंगे, रोको मत जाने दो, मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है उसे रोक लो, जाने मत दो। तो ठीक, तुरंत भाव बदल गया विराम चिन्ह का प्रयोग करने से। तो इसीलिए विराम चिन्ह का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं हमारे। विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में नहीं है, ये तो हमारा पहले ही गलत है। ठीक, ये ऑप्शन क्या है हमारी गलत है। अगला दिया गया, विराम चिन्ह अर्थ संप्रेषण को सुगम बनाते हैं, सही है। विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में है, सही है। विराम चिन्ह वाचिक और अर्थ भेदक दोनों तरह से अपना वजन रखते हैं, ये भी सही है। जिसमें पूछा गया कि विराम चिन्ह के बारे में सही वाक्य नहीं पूछा गया ना, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषेध का समानार्थी नहीं है। समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची और विलोम, इन शब्दों के बाद ये सभी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा जो पूछा गया ये है, निषेध का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो रजनी, रात्रि और निशा ये तीनों हमारे क्या है, निषेध के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो हमारा ये तम है ये किसका है, ये अंधकार का पर्यायवाची है। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है। अभी हम पर्यायवाची देखें, अब हम लोग क्या देखते हैं, विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे राजा है तो उसका रंग हो गया, और मान लीजिए कि आकाश का पृथ्वी हो गया, इसी तरह ठीक उल्टा। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा, तो उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज़ का विनाश करना, और इसका जो हो जाएगा हमारा रोपण। रोपण मतलब होता है लगाना, जैसे पौधों को लगाना। पौधों को लगाना हमारा रोपण हो गया, और पौधों को काटना और नष्ट करना क्या हो गया, उन्मूलन हो गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा रोपण होगा। और निमूलन का जो विलोम होता है वो उन्मीलन होता है। निमूलन का क्या होगा, उन्मीलन होगा। ठीक, निमूलन का उन्मीलन होगा, सॉरी विलोम शब्द। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा युग्म भौरा तथा सहेली को प्रदर्शित करता है। पहला है भ्रमर, भंवर, अली, आली, आदि, आदि, अली, आली। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस अली मतलब भौरा होता है, और आली मतलब होता है सहेली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। बनावट, छाता, सूर्य, अवरोध। पुल्लिंग शब्द नहीं पूछा गया है। तो बनावट, वाक्य प्रयोग करके हम लोग देखते हैं, तुम्हारी बनावट तो बहुत अच्छी है, छाता बहुत सुंदर है, सूर्य बहुत तेज चमकता है, अमरूद बहुत मीठा है। तो इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोगों को वचन में ये ना समझ में आए कि यह पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो जो भी हमारा शब्द दिया गया हो उसका वाक्य प्रयोग कर लें, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है उसे किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन हमारे हैं वस्तु, अक्षर, माता और भाई। तो अगर हम इनका पहले बहुवचन बना के देखते हैं, जैसे है वस्तु, वस्तु का हो जाएगा वस्तुओं, क्या हो जाएगा, वस्तुओं। और फिर है माता, माताओं, ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन। फिर भाई है तो भाइयों, भाइयों बहनों, हो गया ना। लेकिन जो हमारा अक्षर दिया गया है, अक्षर, इसका क्या होता है, बहुवचन। ये जो होता है हमेशा किसमें प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। जैसे प्राण हो गए, अक्षर हो गए, जनता हो गई, ये सब हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष,
और तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक, तो इसका हम जो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पुरुषों की संख्या कितनी होती है, पुरुष वाचक सर्वनाम का पूछा गया भेद कौन सा नहीं है। तो इसके जो हमारे 3 पार्ट होते हैं उसे हम लोग देख ही लिए हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके पहले जो हम बताए वो हम संस्कृत का बता दिए थे, तो सॉरी इसके लिए। इसका हम जो हिंदी का होगा वो इस तरह होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और उसमें होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर होगा हमारा ये, क्योंकि हिंदी में प्रथम पुरुष नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द क्या है। गुणवाचक विशेषण है, ये उसकी ग्रंथ की विशेषता तो बता नहीं रहा। अगर 500 पृष्ठ पूछा जाता तब तो ये हमारा गुणवाचक में हो जाता। परिमाणवाचक इसमें कोई परिणाम तो दिया नहीं गया है। ठीक, संकेतवाचक या व्यक्तिवाचक, तो यहाँ हमारा होगा क्या, संकेतवाचक। हाँ, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा संकेतवाचक होगा, क्योंकि यहाँ संकेत दिया जा रहा है ना कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो यहाँ संकेतवाचक विशेषण होगा, ना कि व्यक्तिवाचक होगा। व्यक्तिवाचक होता अगर उस ग्रंथ का नाम दिया गया होता तो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाता। गुणवाचक में अगर उस ग्रंथ की विशेषता बताई गई होती तो वो गुणवाचक हो गया था। परिमाणवाचक अगर जैसे दिया गया होता कि किलो या गिनती में कुछ दिया गया होता कि इतने ग्रंथ है, इतने किलो ग्रंथ है, तो हमारा हो जाता परिमाणवाचक में। ठीक, लेकिन यहाँ संकेत दिया जा रहा है ना कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है तात्कालिक वर्तमान क्या है। इसमें तात्कालिक वर्तमान के उदाहरण दिए गए हैं। अगर हम लोग काल के बारे में बात करें तो काल का जो अर्थ होता है हिंदी में वो समय से है। किससे है, समय से। अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से। एक होता है हमारा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चन हमारा है उसमें वर्तमान काल के बारे में पूछा गया है कि तात्कालिक वर्तमान जो कि हमारा वर्तमान काल का पार्ट है वो उसके उदाहरण के बारे में पूछा गया है। तो पहले हम लोग तात्कालिक वर्तमान जो है उसका क्या देखेंगे, डिफरेंस देखिए। तात्कालिक मतलब कि उसमें कार्य जो है वो जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तात्कालिक वर्तमान का क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान को ही अपूर्ण वर्तमान भी हम लोग कहते हैं। ठीक, तो तात्कालिक का जो हमारा डेफिनेशन होगा वो होगा कि कार्य जो इसमें वर्तमान हो रहा है मतलब वो जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ। जैसे इसका जो हमारा एग्जाम्पल होगा, सीता पढ़ रही है तो मतलब अभी उसका जो पढ़ने का काम है वो जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ। राम खाना खा रहा है तो अभी क्या कर रहा है, वो खा ही रहा है। ठीक, समाप्त थोड़ी हुआ है अभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, जैसे इसमें दिया गया राधा सो रही है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें जो राधा का सोने का काम है वो क्या है, जारी है। जैसे मोहन गाता होगा, तो ये हमारा भविष्य काल का हो गया। राजेश गाता है, राजेश क्या करता है, गाता है, तो ये हमारा सामान्य वर्तमान का हो गया। ट्रेन आती है तो दौड़ो, तो ये हमारा हो गया उसका संभाव्य वर्तमान काल का ये हमारा उदाहरण हो गया। किसका हो गया, संभाव्य काल का उदाहरण हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और पहले ये देख लेते हैं कि वर्तमान काल होते हैं कितने प्रकार के। तो वर्तमान काल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। भविष्य जो है, भविष्य काल वो 3 प्रकार का होता है, और जो भूतकाल हमारे होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसमें पूछा गया है कि वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्या होता है, बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। तो प्रा आदि सु कु, इसमें से जो हमारा कु है ये हिंदी का उपसर्ग है, और प्रा आदि सु ये जो है ये किसके हैं, हमारे संस्कृत के उपसर्ग है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा।